और सुनो, तो अभी आपको क्लोरेंकाइमा टिश्यू हमने बताई। क्लोरेंकाइमा टिश्यू वो टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की वो टिश्यू जिसका पैरेन्काइमा की वो टिश्यू जिसका काम फोटोसिंथेसिस करने में है, वो कौन सी टिश्यू है बच्चों? क्लोरेंकाइमा। और एरेन्काइमा टिश्यू का काम क्या है? फ्लोट करने में, बॉयंसी देती है और वो पानी में फ्लोट करने में। आपको मालूम है जो मखाना होता है, मखाना आप खाते हैं, वो कौन से प्लांट से निकलता है? लोटस। मखाना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोटस। अच्छा, कोई बच्चा बताते हैं आप लोग बच्चे, एक प्लांट है आप लोग कंज्यूम करते हैं, खाते भी होंगे, सिंगाड़ा। सिंगाड़ा प्लांट में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। वाटर में सिंगाड़ा जो है वाटर में पाया जाता है। इट्स अ हाइड्रोफाइट, ये पानी का पौधा है, पानी का पौधा है जिसको आप कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही तो पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर दो फॉर्म समझ आ गई। अब आगे सुने, कॉलेनकाइमा टिश्यू। बेटा ये कॉलेनकाइमा टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है इधर देखो बच्चों, सब बच्चे, कॉलेनकाइमा टिश्यू किसकी फॉर्म है? सिंपल पेरिनेल टिश्यू की फॉर्म है। इसके अंदर मेन सेलुलोज के अलावा एक और लेयर होती है, किसकी? इसकी पैक्टोसेलुलर, यानी पैक्टिन की इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। कोटिंग होने की वजह से ये थोड़ी मजबूत हो जाती है और ये इसकी जो सेल वॉल होती है काफी थिक हो जाती है। नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल के मुकाबले में ये टिश्यू काफी मोटी होती है और इसकी वजह से प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। प्लांट को आप देखते हैं, जब प्लांट एयर करंट की वजह से प्लांट कभी इधर बेंड होता है, कभी उधर बेंड होता है, प्लांट के अदर पार्ट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टेम में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कौन सी टिश्यू की वजह से होती है? कॉलन। मतलब आप किसी प्लांट को जब हिलाते हैं, जब प्लांट को हिलाते हैं तो वो प्लांट बेंड तो होता है, उसकी ब्रांचेस बेंड होती है, लेकिन वो टूटता नहीं है यूजुअली। तो जब प्लांट टूटता नहीं है, बेंड होने पर, हवा चलने पर, एयर कर, तो जो मोबिलिटी है और उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो उसके अंदर है, लेकिन वो टूटता नहीं है, वो कौन सी टिश्यू की वजह से? तो कॉलेनकाइमा टिश्यू प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू डिफरेंट ब्रांचेस, प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस को जो फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू देती है उसका नाम कॉलेनकाइमा। पैरेन्काइमा का काम था सपोर्ट में। पैरेन्काइमा के अंदर जो फॉर्म है एरेन्काइमा, उसका काम है बॉयंसी देना, प्लांट को हेल्प करना फ्लोट करने में। कौन से प्लांट? हाइड्रोफाइट, जो पानी में पाए जाते हैं। और क्लोरेनकाइमा टिश्यू का काम क्या है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। समझ आ गई बात? आगे सुनिए। इसके बाद एक और टिश्यू है जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक ऐसी टिश्यू है जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको या तो हम बोलते हैं क्या? देखो, इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसको कहते हैं क्या? कहते हैं स्क्लीरीड्स एंड क्या कहते हैं? स्क्लीरीड एंड फाइबर्स। तो बच्चों इनकी सेल वॉल भी काफी ज्यादा थिक होती है और इसके अंदर एक चीज का डिपोजिशन होता है, उसका नाम क्या है? लिग्निन। लिगामेंट नहीं, लिगामेंट कुछ और था। व्हाट वाज लिगामेंट? बोन्स को हड्डी से जोड़ने वाली टिश्यू होती है, उसका नाम लिगामेंट। सॉरी, बोन को हड्डी से जोड़ने वाली टिश्यू का नाम टेंडन, और दो हड्डियों को जोड़ने वाली टिश्यू का नाम लिगामेंट। लिगामेंट। मसल को बोन से कनेक्ट करने वाली टिश्यू टेंडन, और बोन को बोन से जोड़ने वाली टिश्यू लिगामेंट। आपकी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? आपकी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर नहीं। आपकी बॉडी, आपकी बोन पूछ रहा हूं, बोन आपके जिस्म में सबसे मजबूत बोन कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, उस बोन का नाम है, आपकी लेग में होती है टिबिया। टिबिया आपकी लेग में होती है, फेमर से नीचे बोन होती है टिबिया। और एक और मजबूत बोन है बॉडी की, उसका नाम है मैंडिबल।
इधर देखो जॉ बोन, ये जो जॉ बोन होती है, ये आपकी जॉ में जो बोन होती है इसका नाम होता है मैंडिबल। ये आपकी बॉडी की मजबूत बोन है, MANDIBLE, मैंडिबल आपकी बॉडी की स्ट्रॉन्ग बोन है। और सबसे मजबूत बोन जो आती है उसमें आती है आंसर टिबिया। आपकी स्केलेटन के अंदर टिबिया जो बोन होती है। स्मॉलेस्ट बोन बॉडी में कहां होती है बच्चों? आपकी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन आपके ईयर में, आपके ईयर में होती है, उसका नाम क्या बताऊं? क्या नाम होता है? स्टेपीज एक बोन है जो आपके कान में होती है। ये आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी बोन होती है। और लॉन्गेस्ट बोन आपकी फेमर है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन टिबिया है। ये आपकी बॉडी की बोन्स है। तो अब आ रहे हैं, मैंने आपको बता रहा था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर दो टाइप बताए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या क्या कहते हैं जोया? सिंपल टिश्यू मतलब जब एक ही जो अच्छा, परमानेंट टिश्यू एक ऐसे सेल, एक ऐसी टिश्यू जिसमें वो सेल हैं जिन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया है और वो स्पेशलाइज हो गए हैं किसी एक काम को एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो टिश्यू है परमानेंट टिश्यू। अगर उसके अंदर एक ही जैसे सेल हैं तो सिंपल, और एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं तो कॉम्प्लेक्स। एक से जो एक ही जैसे सेल्स उसमें होते हैं वो उसमें आता है तीन मेन का है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पैकिंग टिश्यू है जिसमें सेल्स आइसोडायमेट्रिक, ओवल या पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, उनको इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है। ये टिश्यू प्लांट के अंदर, प्लांट के अलग अलग पार्ट के सपोर्ट करना पैकिंग टिश्यू का काम करती है। लेकिन अगर इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस कुछ ज्यादा हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो उसके अंदर हवा भर जाती है, एयर आ जाती है। एयर आने की वजह से उसमें बॉयंसी आती है। बॉयंसी की वजह से वो प्लांट को हेल्प करती है, पानी को पर तैरने में, फ्लोट करने में मदद करती है। तो उस टिश्यू का नाम पैरेन्काइमा है। अगर इस टिश्यू प्लांट के अंदर पैरेन्काइमा की वो टिश्यू जो स्पेशलाइज हो जाए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसमें बहुत सारा क्लोरोफिल आ जाए, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट आ जाएं, तो वो टिश्यू फोटोसिंथेसिस करने वाली टिश्यू का नाम पैरेन्काइमा है। अगर प्लांट की एक ऐसी सिंपल टिश्यू जिसमें तकरीबन एक जैसे शेप के सेल्स होते हैं, ओवल शेप के सेल्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर, उनकी सेल वॉल के ऊपर, सेलुलोज के ऊपर एक पैक्टिन की कवरिंग होती है, पैक्टिन की कोटिंग होती है, सेल वॉल थोड़ी थिक होती है, तो उस टिश्यू का नाम क्या है? कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी का काम करती है। ये प्लांट की ब्रांचेस में, प्लांट के अलग अलग प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम इस टिश्यू का होता है, कोलेन्काइमा का। और तीसरी टिश्यू एक और है स्क्लेरेन्काइमा। उसके अंदर दो टाइप के सेल्स हो सकते हैं, एक स्क्लेरिड और फाइबर्स हो सकते हैं। ये टिश्यू इसके अंदर सेल, जो इनकी सेल वॉल होती है, उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन एक टाइप का पॉलीमर है, लिग्निन एक टाइप का केमिकल पॉलीमर है जो उसको सेल को हार्ड बनाता है। तो ये वाली टिश्यू कहलाती है स्क्लेरेन्काइमा। बच्चों, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो ब्राउन वाला जो पार्ट होता है वो इसी टिश्यू का बना होता है। किसका? आपको मालूम है जो रोप्स होती हैं, नारियल की जो हस्क ऑफ कोकोनट की जो रस्सी बनती है वो इसी टिश्यू की बनी होती है। इसकी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। आपकी बॉडी का सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मिकदार में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? बेटे, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा वाला प्रोटीन है, उसका नाम बता सकते हैं? आपकी बॉडी में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है बेटे? आप कोलेजन। शाबाश, COLLAGEN, कोलेजन प्रोटीन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। और प्लांट वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम बताऊं? इसका नाम ये है, कौन सा? रुबिस्को। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन वो है रुबिस्को। ये प्लांट में होता है, ये प्लांट के अंदर होता है, ये रुबिस्को। ये सबसे ज्यादा प्रोटीन पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। आप मुझे बता सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल
पॉलीमर, नेचुरल फाइबर, नेचुरल पॉलीमर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? कौन सा पॉलीमर? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कौन सा? कोई नाम बता सकते हैं? एक नाम सुना, सेलुलोज। बेटा सेलुलोज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिकदार में, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाने वाला प्रोटीन वो है, फाइबर है। सेलुलोज देखा है कभी? नहीं। सेलुलोज कभी देखा? सेलुलोज देखा है कभी? नहीं। गन्ने का जूस निकलता हुआ देखा? जूस निकलने के बाद आखिर में जो बचा हुआ जो भूसा बचता है, जो फाइबर होता है, वो मेनली सेलुलोज होता है। भैंस का चारा और जानवरों का जो चारा होता है, घास फूस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनका जो चारा होता है उसमें जो ड्राई फाइबर होता है ज्यादातर सेलुलोज का होता है। समझ आ रही बात? क्या हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट हो सकता है बच्चों? क्या हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? आपकी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन क्यों नहीं हो सकता? बताएं। हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो नहीं है। दूसरी वजह, जिन जानवरों के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का इंतजाम होता है उनको खुदा ने 4 चैम्बर वाला एक खास स्टमक दिया है, उसको कहते हैं कंपाउंड स्टमक। समझ आ रही है बात? उन एनिमल्स के पास 4 चैम्बर वाला कंपाउंड स्टमक होता है, तो इसलिए वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। ना तो आपके पास कंपाउंड स्टमक है, ना आपके पास वो एंजाइम है सेलुलेज, इसलिए आप सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा प्लांट है जिसकी रूट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, उसका नाम क्या होगा? अभी मैंने बताया था टीनोस्पोरा ये प्लांट है जिसके अंदर रूट्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। आगे सुने। अब उसके बाद अब हम कौन सी टिश्यू की तरफ आ रहे हैं? जाइलम और दूसरी है फ्लोएम। ये बताएं दुनिया का सबसे लंबा ट्री कौन सा है? पहले भी जिक्र किया था। सबसे लंबा ट्री कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? यूकलिप्टस। पूरे वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट ट्री है उसका नाम ये है यूकलिप्टस रीगन्स। ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है जिसकी हाइट है कितनी? 114 मीटर, 114 मीटर हाइट इसकी होती है। और मैंने आपको रिलेट किया था तो कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर की है। ये 114 मीटर का पेड़ है, तो आप समझ सकते हैं इसकी हाइट कितनी होगी। एक और प्लांट होता है जिसका नाम है सिकोया डेंड्रन्स। इस प्लांट को की हाइट जो है कितनी होती है? 110 मीटर। इसको आम जबान में रेडवुड ट्री कहा जाता है। रेडवुड ट्री जिसकी लकड़ी का इस्तेमाल पुराने जमाने में घर के या बिल्डिंग के फाउंडेशन बनाने में इस्तेमाल होता था। फाउंडेशन बनाने में इस्तेमाल होता था। इवन कहा जाता है ताजमहल की फाउंडेशन में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। कौन सी लकड़ी का? रेडवुड ट्री की लकड़ी इसमें भी इस्तेमाल हुई है, ताजमहल में भी। और पुराने जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसके अंदर काफी इस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल होता था। और बात ये कर रहा था कि यूकलिप्टस और ये इतनी हाइट के पौधे हैं, इतने ज्यादा हाइट के पौधे हैं, 110 मीटर 114 मीटर की हाइट के इतने लंबे ट्री के अंदर जड़ों से पानी इतनी हाइट तक पहुंचाना, इसके लिए क्या इंतजाम है? तो उसके लिए ये वाली टिश्यू नेचर ने रखी है, उसका नाम है जाइलम। जाइलम। ये बताएं बच्चों, एक वर्ड होता है, आपने शायद छोटी क्लासेस में भी लोअर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, ट्रांसपीरेशन। क्या होता है ट्रांसपीरेशन? प्लांट की लीव्स के ऊपर, इधर देखें ध्यान से, प्लांट की लीव्स के ऊपर सरफेस पर एक लेयर होगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, तो देखें इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो हैं इनको क्या कहते हैं बेटा? और ये जो ओपनिंग है आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है?
स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लांट की लीव्स के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे पोर, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। ये ओपनिंग्स प्लांट के अंदर 3 कामों में पार्टिसिपेट करती हैं। पहला, लीव्स की सरफेस पे पानी का भाप की शक्ल में उड़ जाना, वेपर की फॉर्म में जाना, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। वो इसी ओपनिंग से होता है। दूसरा आपको मालूम है, जैसे हम और आप सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का काम भी प्लांट के अंदर इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। तीसरा काम आपको मालूम है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट कौन सी गैस चाहिए होती है उनको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन भी कहां से होता है बच्चों? स्टोमेटा से। तो प्लांट के अंदर ये जो ओपनिंग्स हैं, इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग्स हैं प्लांट के अंदर, ये किसके काम आते हैं? ट्रांसपिरेशन। ये स्टोमेटा की ओपनिंग्स हैं, ये प्लांट में ट्रांसपिरेशन में रोल प्ले करती हैं। इनका काम ट्रांसपिरेशन में होता है। ट्रांसपिरेशन में, रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक प्लांट आपको दिया जाए जिसकी लीव्स के ऊपर एक वैसलीन जेली में लगा दूं। आपके पास एक पॉटेड प्लांट आपको दिया जाए, उस प्लांट की सारी पत्तियों के ऊपर नीचे में वैसलीन, पेट्रोलियम जेली लगाकर उसको 2-3 दिन रख दिया जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस प्लांट के साथ क्या होगा? अगर आपके पास कोई पॉटेड प्लांट है, उस पॉटेड प्लांट में ऊपर नीचे सारी पत्तियों पे वैसलीन जेल लगा के रख दूं, क्या उम्मीद करते हैं उस प्लांट के साथ क्या होगा? बताएं। वो प्लांट कॉन्सिक्वेंटली, इवेंचुअली वो प्लांट मर जाएगा। क्यों मर जाएगा बच्चों? क्योंकि ऐसा करने से आपने स्टोमेटा के पोर्स को बंद कर दिया, और स्टोमेटा के पोर्स बंद हो जाएंगे तो 3 प्रोसेस होने बंद हो जाएंगे। ना तो वो प्लांट सांस ले पाएगा, ना वो प्लांट रेस्पायर कर पाएगा, ना वो प्लांट ना सांस ले पाएगा, ना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और ना ट्रांसपिरेशन हो पाएगा। तो इसलिए प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये स्टोमेटा बड़े इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स होती हैं जो प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। समझ आ रही है बात? इसके अंदर ये जो ओपनिंग्स हैं, इनका नाम है गार्ड सेल्स। बच्चों, आपने जैसे आपके घर में कोई प्लांट आपने लगाया हुआ है और आपने उस प्लांट को धूप में रख दिया, और उसके बाद पानी की कमी है, मिट्टी में पानी की कमी है, तो उस दौरान जब पानी की कमी होती है तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्या कर लेता है? अपने स्टोमेटा को बंद कर लेता है। स्टोमेटा को बंद करने से वो पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो पानी भाप की शक्ल में उड़ता है, उसको वो प्लांट रोक लेता है। इससे वो प्लांट कुछ वक्त तक अपने आप को बचाने के लिए कुछ वक्त तक प्लांट अपने आप को बचाने के लिए स्टोमेटा को बंद कर देता है। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, और वो उनके अंदर बड़ी मुश्किल से पानी इकट्ठा करते हैं जड़ों से, और वो प्लांट्स अपने अंदर पूरे दिन के अंदर अपने स्टोमेटा को क्या रखते हैं? बंद रखते हैं, और रात में खोलते हैं। क्योंकि अगर दिन में स्टोमेटा खुल गए तो बड़ी मुश्किल से जो पानी उन्होंने इकट्ठा किया है, वो सारा पानी वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा और वो प्लांट मर जाएगा। तो मेरे बच्चों, ये बताओ कौन सा वो प्लांट है डेजर्ट के फ्रूट जिसको तुम खाते हो? कोई डेजर्ट के 2 फ्रूट बताओ जिसको तुम खाते हो। डेट्स, एक तो खजूर है, जो डेजर्ट का फ्रूट है। और कोई फ्रूट का एग्जांपल बता सकते हो जो डेजर्ट से आता हो? वाटरमेलन। रॉन्ग, वाटरमेलन इज नॉट अ डेजर्ट फ्रूट। कौन सा फ्रूट है जो डेजर्ट से आता है, जो कॉमन फ्रूट है जो आप खाते हैं? वो डेजर्ट का ऐसा फ्रूट है जो अपने स्टोमेटा को पूरे दिन बंद रखता है। अच्छा, अक्सर आप देखना जो डेजर्ट के फ्रूट होते हैं, उनके अंदर ब्रांचेस में, उनके पास के अंदर कांटे होते हैं। डेजर्ट के फ्रूट जो होंगे ना, डेजर्ट के प्लांट में अक्सर कांटे होते हैं बहुत सारे। तो वो कौन सा? आपने एक तो डेट्स का एग्जांपल दिया, खजूर का एग्जांपल दिया। कौन सा ऐसा और प्लांट है, फ्रूट है डेजर्ट का जो आप खाते हैं, बहुत जूसी भी होता है, वो अपने स्टोमेटा को बंद रखता है? उसका नाम है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो फ्रूट है उसके अंदर भी स्टोमेटा होते हैं, लेकिन वो स्टोमेटा को, अपने पूरे स्टोमेटा को दिन के दौरान जब गर्मी ज्यादा होती है तो वो अपने स्टोमेटा को बंद रखते हैं, रात में खुलता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब आप कहेंगे सब खुलता ही क्यों है? अभी मैंने बताया क्यों खुलता है।
ट्रांसपिरेशन करने के लिए। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रूट से पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब आप कहेंगे ट्रांसपिरेशन हो ही क्यों रहा है? ट्रांसपिरेशन बेटा इसलिए जरूरी है, पानी को ऊपर नीचे से ऊपर खींचने के लिए एक पुल होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। एक खिंचाव है जो जड़ों से पानी को ऊपर, जैसे इंजेक्शन देखा होगा ना आपने, सिरिंज से हम दवा को उसमें बॉटल में से खींचते हैं सिरिंज की मदद से। हॉस्पिटल में देखा होगा जो नर्सेज होती हैं बॉटल के अंदर एक सिरिंज डाल के उसमें से दवाई को इंजेक्शन की मदद से पुल करती हैं, तो वो सक्शन प्रेशर कहते हैं। उसी तरह का एक पुल होता है, एक खिंचाव होता है जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। वो ट्रांसपिरेशनल पुल पानी को रूट से ऊपर की तरफ ब्रांचेस में खींचने का काम ये करता है। कौन? ट्रांसपिरेशनल पुल। और ट्रांसपिरेशनल पुल का डेवलप होने के लिए पानी का लॉस होना जरूरी है। तो प्लांट जब भेभाव की फॉर्म में पानी की स्टोमेटा से पानी का लॉस होता है तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उससे खिंचाव होता है जो रूट से पानी को ऊपर की तरफ जाता है और इस तरह से प्लांट में जाइलम वर्क करता है। मेरी बात समझ आ गई? तो अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि तो ट्रांसपिरेशन की बात बताई, रूट से पानी को ऊपर पुल करना। रूट से पानी को ऊपर पुल करना, ये जो प्लांट डेजर्ट के होते हैं, जो प्लांट ज़ीरोफाइट्स होते हैं, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर रूट्स बड़ी डीप होती हैं, गहरी रूट्स होती हैं। क्यों? तो क्योंकि आसानी से उनको पानी नहीं मिलता, तो रूट्स को बहुत गहराई में जाके कहीं पानी को इकट्ठा करके लाना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, उन प्लांट्स के अंदर अक्सर ब्रांचेस में कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। क्यों? क्यों? ताकि उनको हर्बीवोर ना खाएं, जानवर उनको ना खाएं। कांटे होंगे तो नहीं खाएंगे ना उनको, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा, और क्या, ये प्लांट अक्सर अमूमन अपने स्टोमेटा को दिन में बंद रखते हैं। नंबर 4, इन प्लांट की लीव्स के ऊपर, अगर लीव्स इनके अंदर हैं तो उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, कवरिंग होती है। जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल, CUTICLE, क्यूटिकल नाम की एक कोटिंग होती है जो एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होती है, जो प्लांट्स के अंदर पानी के लॉस से बचाती है। बात समझ आ रही है? तो मैंने आपको ये सिर्फ ये बात ही बता रहा था, प्लांट की एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के अंदर ये स्टोमेटा नाम के ओपनिंग्स होती हैं जिससे प्लांट सांस लेता है, प्लांट रेस्पायर करता है। ये जाइलम टिश्यू रूट से पानी को एरियल पार्ट तक पहुंचाती है। इस जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? देखो कौन से? एक होते हैं जाइलम वेसल्स, और कौन से होते हैं? जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम ट्रैकीड्स होती हैं। जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीड्स होती हैं। इसके अलावा दो और होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं। जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। इस तरह से हॉलो सिलेंडर्स होते हैं। ये हॉलो सिलेंडर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? जाइलम वेसल। और इस तरह की जो लंबी ब्रांचेस होती हैं इनको क्या कहते हैं बेटा? इनका नाम है क्या? जाइलम ट्रैकीड। तो जाइलम के अंदर ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब ये लोकेट कैसे होते हैं देखें। सपोज ये प्लांट है, बच्चों जैसे आप लोग जानते हैं, अगर आपके पास कोई वो है, एक बीकर है, उसके अंदर या ग्लास में आपने कुछ लिक्विड लिया है, कोल्ड ड्रिंक ली है, जब आप उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, स्ट्रॉ डालने के बाद जब आप माउथ से सक करते हैं तो आप एयर को खींचते हैं तो इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। किसमें? स्ट्रॉ के अंदर। स्ट्रॉ के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है। इसका नाम होता है क्या? क्या कहते हैं इसको?
क्या कहते हैं इसको? सक्शन पुल। एक खिंचाव, एक सक्शन पुल जनरेट हो जाता है स्ट्रॉ के अंदर, जो उस लिक्विड को, उस कोल्ड ड्रिंक को ऊपर की तरफ खींचता है। ऊपर की तरफ खींचने वाला एक सक्शन पुल होता है, तो जिसकी वजह से वो कोल्ड ड्रिंक, वो लिक्विड ऊपर की तरफ आता है। जिस तरह से यहाँ पे सक्शन पुल पानी को ऊपर खींच रहा है, उसी तरह से देखो ये जड़ें हैं, जड़ों से पानी एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर यहां तक पहुंच गया, जाइलम वेसल तक पहुंच गया। जब जाइलम वेसल तक ये पानी पहुंच गया, इधर देखें, उसके बाद जैसे यहां पानी पहुंच गया, तो अब इस पानी को ऊपर चढ़ना है, तो ये स्टोमेटा खुल जाते हैं, और स्टोमेटा जब खुलेंगे तो इसमें से क्या लॉस होगा? पानी लॉस होगा। किस फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में। जब पानी वेपर की फॉर्म में लॉस होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। जब यहां से स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होगा, तो यहां से ऊपर की तरफ एक प्रेशर, एक खिंचाव डेवलप हो जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। जैसे यहां सक्शन पुल होता है, यहां पे जो पुल, ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया है, इसको कहते हैं क्या? ट्रांसपिरेशनल पुल। ये ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ये खिंचाव होता है जो जड़ों से पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, और ये पानी रूट से ऊपर की तरफ जाने लगता है। हालांकि हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि एक अकेला प्रेशर काफी नहीं है पानी को रूट से एरियल पार्ट्स तक ले जाने के लिए। इसमें कई और फोर्सेस भी होती हैं। इसमें रूट प्रेशर भी होता है, इसमें कैपिलरिटी एक्शन भी होता है, उसमें कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस भी होती हैं, और ट्रांसपिरेशन पुल। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपसे भी याद रखें, ट्रांसपिरेशनल पुल जो जनरेट होगा वो इस जाइलम से पानी को रूट से ऊपर की तरफ लेकर जाता है। तो जाइलम, इधर देखें सब बच्चे, जब पानी का ट्रांसपोर्ट होता है रूट से एरियल पार्ट्स में, ऊपर की तरफ पानी जब चढ़ता है, तो इस फेनोमेना को एक नाम देते हैं बेटा, क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। पानी का मिनरल्स के साथ रूट से एरियल पार्ट्स तक चढ़ना जाना, इसका नाम एसेंट ऑफ सैप है। और ये एसेंट ऑफ सैप कराने के लिए कौन से टिश्यू से मिला है? जाइलम। जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीज, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये आपको मालूम है बच्चों, जो लकड़ी हम यूज करते हैं, लकड़ी जो वुड हम इस्तेमाल करते हैं, वुड के अंदर ज्यादातर कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं? वुड के अंदर ज्यादातर कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे वुड क्या है, तो वुड को कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। जाइलम के कंपोनेंट, जो जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम के कंपोनेंट से बनी होती है जो लकड़ी होती है। एक चीज बताओ, शायद आप बच्चों को मालूम, एक नाम सुने हार्डवुड और सैपवुड? हार्डवुड और सैपवुड, पेड़ को जब काटते हैं तो पेड़ के अंदर कोर में जो लकड़ी होती है उसको कहते हैं हार्डवुड, जो डार्क कलर की होती है, और जो बाहर वाली लकड़ी होती है उसको कहते हैं सैपवुड, जो लाइट कलर की होती है, जो पानी के कांटेक्ट में आने पर फूल जाती है, और उसमें टर्माइट, दीमक लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपके घर में कोई फर्नीचर, कोई वुडन फर्नीचर बना हुआ है और वो सॉफ्ट का बना हुआ है, तो वो पोरस वुड होती है, पानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से उसमें दीमक आसानी से लग सकती है और वो आसानी से फूल जाती है। लेकिन अगर आपके घर में कोई फर्नीचर हार्डवुड से बना हुआ है, वो लकड़ी मजबूत लकड़ी होती है, वुड होती है, और वो अंदर पेड़ के अंदर से निकली हुई वुड होती है, डार्क कलर की होती है, उसमें कीड़ा नहीं लगता, उसमें टर्माइट रेजिस्टेंट वुड होती है, जिसका नाम हार्डवुड होता है। तो जो फर्नीचर और वगैरह जितने भी फर्नीचर हम लकड़ी हम बात करते हैं, लकड़ी के अंदर मेन होते हैं सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, इससे एक चीज और मुझे बताएं, the process of loss of water from the surface of leaves in the form of liquid water droplets। देखो, ट्रांसपिरेशन तो मैंने अभी आपको बताया, the process of loss of water from the surface of leaf in the form of vapors, क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपिरेशन। और the process of loss of water from the surface of leaf in the form of liquid droplet। लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में पानी का लॉस होना क्या कहलाएगा? पानी जब लिक्विड की ड्रॉप्स की फॉर्म में पेड़ के अंदर से, पौधों के अंदर से निकलेगा, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इस फिनोमेना का नाम है बेटा, क्या कहलाता है? गटेशन। अच्छा, एक और चीज बताएं, आपकी मदर
राइस को, दाल को पानी में सोक करती हैं कुक करने से पहले। कुक करने से पहले पानी में दाल को सोक करती हैं। क्यों करती हैं ऐसा? ताकि वो फूल जाए। जो दाल होती है, जो चावल होता है, दाल होती है, अपने सराउंडिंग में पानी को अब्सॉर्ब करके वो फूल जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा आपके फादर ने घर में लकड़ी का दरवाजा लगवाया और उसके बाद थोड़े दिन के बाद रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, तो वो लकड़ी फूलने की वजह से वो डोर ठीक से बंद नहीं होता। इस लकड़ी का फूल जाना, जब वुड जो है, पेड़ जो है, प्लांट जो है या वुड जो है अपनी सराउंडिंग में से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने का फूल जाए, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों? हाँ ना, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? माहीन, जोया, जुवेरिया, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? बताएं, आप में से कोई बताए इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? जब कोई वुड, लकड़ी अपने सराउंडिंग में से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के बाद वॉल्यूम बढ़ा ले, फूल जाए, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं? इम्बाइबेशन। इम्बाइब का मतलब होता है एक्सपैंड होना, फूल जाना, तो इम्बाइबेशन का मतलब एक्सपेंशन को कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये टिश्यू समझ आ गए, जाइलम, जाइलम के कंपोनेंट समझ आ गए। और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम टिश्यू का काम है रूट, जैसे लीव्स के अंदर, प्लांट के अंदर रूट से एरियल पार्ट्स तक जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, कौन करता है? जाइलम। फ्लोएम टिश्यू का काम होता है लीव में फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बनता है वो प्लांट की लीव से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, वो किसका होता है? फ्लोएम टिश्यू का होता है। और एक और चीज मुझे ये बताओ कि जाइलम पौधों में खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? किस फॉर्म में स्टोर होता है? आपकी बॉडी का रिजर्व फूड क्या है? आपकी बॉडी खाना किस फॉर्म में स्टोर करती है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बाद फैट में। लेकिन प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च। एडिपोज टिश्यू तो बेटे आपके अंदर है, प्लांट में तो नहीं होती। तो प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म, और स्टार्च प्लांट में कहां स्टोर होता है? किस जगह? ये बताओ, प्लांट में स्टार्च कहां स्टोर होता है? प्लास्टिड जाने? प्लास्टिड्स कितने टाइप के बताए थे? 3 टाइप के बताए थे। क्रोमोप्लास्ट जो कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है, और एक ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, जो खाना स्टोर करते हैं। इसके भी 3 टाइप बताए थे। कौन कौन से? अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट जो फैट स्टोर करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो स्टार्च कहां स्टोर होता होगा? अमाइलोप्लास्ट। आलू के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो में स्टार्च होता है, कहां स्टोर होगा? बात समझ आ गई बच्चों? वी आर लेफ्ट